नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद राज्यसभा के 10 सदस्यों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब इन 10 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। दरअसल इस बार 10 राज्यसभा सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं, जिसके चलते उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हुई हैं उसमें 7 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के सदस्य हैं। खास बात यह है कि ये सभी सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से हैं। इन सभी राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में एनडीए को सभी सीटें अपनी झोली में आने की पूरी उम्मीद है। वहीं विपक्ष भी अपनी सीटों को दोबारा हासिल करने की रणनीति में जुट गया है। राज्यसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर एनडीए का गणित ठीक बैठा तो एनडीए राज्यसभा में बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकता है, जो विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की जंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से सिर्फ देश की सत्ता पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि राज्यसभा में सियासी दलों की संख्या का गणित बनता बिगड़ता दिख रहा है। इस बार 10 राज्यसभा सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और जिसके चलते उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा का जो 10 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें 7 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के पीयूष गोयल, बिप्लब देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद तासा, विवेक ठाकुर और उदयन राजे भोसले हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा, जबकि आरजेडी से मीसा भारती लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने अब खाली पदों को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें असम, बिहार, महाराष्ट्र में 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा में 1-1 राज्यसभा की सीटें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों के लोकसभा में पहुंचने से राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेता विपक्ष की कुर्सी बाल बाल बची है। दरअसल 2 राज्यसभा सांसदों के लोकसभा का सांसद बनने के बाद कांग्रेस की संख्या घटकर 26 हो गई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष बनने के लिए कम से कम 25 सांसदों की जरूरत होती है। चुनाव आयोग अब राज्यसभा में इन 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को राज्यसभा में झटका लग सकता है, तो एनडीए गठबंधन को लाभ मिलने की उम्मीद है। देश की जिन 6 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, उन राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखें तो एनडीए का सियासी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी के लिए सीटें बचाने की चुनौती। कांग्रेस आरजेडी के 3 राज्यसभा सदस्य जिन राज्यों से उच्च सदन पहुंचे थे, वहां पर बीजेपी या फिर उसके नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के सामने अपनी सीटें बचाना मुश्किल है, तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और बिहार में अपने एनडीए सहयोगी दलों के साथ सीट का बंटवारा करना पड़ सकता है। इस तरह राज्यसभा चुनाव में शहमात का खेल दोनों ही खेमे की तरफ से होने वाला है। राजस्थान, हरियाणा में कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से उच्च सदन पहुंचे थे। वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा के 2 साल का कार्यकाल बाकी है। राजस्थान में सत्ता का समीकरण बदलने के चलते बीजेपी का पलड़ा भारी है और जिसके चलते राज्यसभा सीट कांग्रेस के हाथों से जा सकती है और बीजेपी जीत सकती है। हरियाणा में सियासी समीकरण ऐसे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगभग बराबर खड़े हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य विधायकों को अपने साथ जो भी ज्यादा जोड़ने में सफल रहेगा, उसका कब्जा हो सकता है। बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी। बिहार में 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें एक आरजेडी नेता मीसा भारती की है, जो दूसरी बीजेपी के विवेक ठाकुर की है। राज्य की सत्ता में एनडीए का कब्जा है। दोनों ही राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होते हैं, तो फिर बीजेपी और आरजेडी के हिस्से में 1-1 सीट आ सकती है। लेकिन अलग अलग समय में वोटिंग होती है, तो फिर एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। आरजेडी के लिए अपनी राज्यसभा सीट को बचाए रखना मुश्किल होगा और इस तरह से इंडिया गठबंधन को अपनी 3 सीटों में से कम 2 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी फायदे में।
वहीं बीजेपी कोटे की 7 राज्यसभा सीटें रिक्त हुई हैं, जिसमें असम की 2 सीट सर्बानंद सोनोवाल और कामाख्या प्रसाद तासा के सांसद चुने जाने की है। असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और जिसके चलते दोनों सीटें उसे मिलनी तय है। इसके अलावा त्रिपुरा से बिप्लब देव और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुने जाने के चलते राज्यसभा की सीट खाली हुई है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के विधायकों की संख्या विपक्षी दलों से काफी ज्यादा है, जिसके चलते दोनों राज्यसभा सीटें बीजेपी को मिलनी तय हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सहयोगी बने चुनौती। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले के लोकसभा चुने जाने के चलते 2 राज्यसभा सीटें रिक्त हुई हैं। बीजेपी यहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। एनडीए के विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी दोनों सीटें जीत सकती है, लेकिन अजीत पवार खेमे वाली एनसीपी ने एक सीट पर अपनी दावेदारी कर दी है। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी अगर एक राज्यसभा सीट एनसीपी के लिए छोड़ती है तो फिर उसे एक सीट पर ही जीत मिलेगी। इस तरह बीजेपी कोटे से एक सीट कम हो रही है। हालांकि विपक्षी खेमे वाली सीटें जीतकर बीजेपी राज्यसभा में अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है। दरअसल राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 90 और उसके सहयोगियों के 11 सदस्य हैं। भाजपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। इस तरह से एनडीए के पास 111 सदस्य हो जाएंगे। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एनडीए को उच्च सदन में बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से सिर्फ देश की सत्ता पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि राज्यसभा में जो सियासी दलों के संख्या का जो गणित है वो किसी का बनता तो किसी का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में 10 राज्यसभा सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, जिसके चलते उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने अब खाली पदों को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें असम, बिहार, महाराष्ट्र से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा से 1-1 राज्यसभा की सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग अब राज्यसभा में इन 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय कर सकता है और इन्हीं 10 सीटों के गणित का विश्लेषण यहां पर करेंगे और इसके साथ ही तमाम अतिथि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय भी आपके साथ हम करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांति प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों के लोकसभा में पहुंचने से राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेता विपक्ष की जो कुर्सी है वो बाल बाल बची है। 2 राज्यसभा सांसदों के लोकसभा का सांसद बनने के बाद कांग्रेस की जो संख्या है वो घटकर 26 हो गई है और राज्यसभा में नेता विपक्ष बनने के लिए कम से कम 25 सांसदों की आवश्यकता होती है। लोकसभा में तो आप बढ़ गए हैं, पर राज्यसभा में तो सर घटते हुए दिख रहे हैं और आने वाले जो परिणाम हैं वो भी आपके लिए सुखद नहीं दिख रहे हैं राज्यसभा के। देखिए, राज्यसभा एक अंकों का गणित होता है, लेकिन प्रमुख तो लोकसभा में बहुमत होता है। आज लोकसभा में बीजेपी के पास अकेले के पास बहुमत नहीं। अब राज्यसभा में निश्चित तौर पर जो आप आंकड़े बता रहे हैं उससे फेरबदल होगा, लेकिन आने वाले राज्यों के जो चुनाव हैं, फिर 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर जो चुनाव आएंगे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव राज्यसभा में देखने को मिलेगा। लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी की तानाशाही थी, एक तरफा निर्णय थे, वो लोकसभा के माध्यम से जो होते थे उस पर रोक लग गई। राज्यसभा में जरूर सीटों का घटाव बढ़ाव हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पूरे देश के निर्णय से नहीं पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि राज्यसभा में भले ही आपकी सीटें अब कम हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोकसभा में तो आपकी संख्या बढ़ ही गई है। जी ठीक है शांत प्रकाश जी, नतीजे जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें राज्यसभा की सीटों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता था लोकसभा को लेकर और लोकसभा में तो हमारी सीटें इस बार बढ़ी हैं।
आए नहीं। बहुमत नहीं है। जो बहुमत जो है हमारे किसी प्रकार के निर्णय, कोई बिल अगर हम लाते हैं सदन में तो उस पर ये इफेक्ट डाल सके। और बेसिकली ये जो सदन है, उच्च सदन जो है, वो किसी भी जो भी कोई बिल हमारे जाते हैं जब, तो उस पर अपनी सहमति और उस पर विचार के लिए ही इस सदन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और चूंकि ये सदन जो है ये किसी प्रकार के चुनाव से नहीं बल्कि 6 वर्ष अनवरत कार्य करता है, तो इस सदन का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जिस तरीके से अभी 10 सीटें खाली हुई हैं और 10 सीटों को संभावित है कि वो एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, तो ये एक अच्छा सूचक है कि आने वाले समय में जो भी बिल पारित होंगे तो उनको बिलों को जो है राज्यसभा में पारित होने में ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो राज्यसभा का जो चुनाव है और उसमें जो हमारे माननीय सदस्य रहेंगे वो वाकई जो है एनडीए को मजबूत करेंगे और उसके जो काम, जो जिन कामों को लेकर के एनडीए कार्य करेगी मोदी जी के नेतृत्व में, उसको बल मिलेगा। जी ठीक है। राकेश सिंह यादव जी, देखिए आप कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो और अच्छी बात है क्योंकि जो बिल राज्यसभा के भीतर आएंगे, जो पारित होंगे, उसमें फिर हमें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप साथ में होते तो कि कुछ मुद्दे ऐसे होते, कुछ विषय ऐसे होते जिस पर आप सहमत होते, कुछ पर नहीं होते। देखिए अब तो वो बिल पारित ही नहीं होंगे जो एक तरफा होते आए हैं पिछले 9 साल में। अब तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू सब कुछ खुद ही ठीक कर देंगे, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ना है। कांग्रेस तो बाद में बोलेगी, उसके पहले वो दोनों इनके सहयोगी दल बता देंगे कि बिल क्या लाना चाहिए। जो बीजेपी एजेंडा लेके चल रही थी, जो उन्होंने घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी, जैसे कि ये जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, अन्य बहुत सारे मामले, एक नेशन एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये सभी मुद्दों का अब उनको लोकसभा में विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये दोनों सहयोगी दल भी बोल चुके हैं। तो अब तानाशाही कि हमने लोकसभा में पास कर दिया, हम चुने हुए हैं, हम संख्या में ज्यादा हैं, वो सब खत्म हो गया। अब अगर यहाँ से बिल जब पास होगा तो सभी दलों की सहमति बातचीत के चर्चा के बाद ही होगा। अभी तक तो चर्चा भी नहीं होती थी, बिल लाया जाता था, विपक्ष बाहर जाता था बहिष्कार करके, वो बिल पास हो जाता था और फिर राज्यसभा चला जाता था। तो आज ये सब पे रोक लग गई है, तो ये ब्रेक लगाया है देश की जनता ने। अब भले राज्यसभा में सीटें कम ज्यादा हो जाएंगी, उसका ज्यादा असर नहीं आना, क्योंकि बिल वही जाएगा जो देश हित में है, वो बिल नहीं जाएगा जो बीजेपी है। ठीक है जयंत जी, क्योंकि अभी राकेश सिंह यादव जी कह रहे थे कि राज्यसभा में सीटें हमारी घटती हैं बढ़ती हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं, राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन है, उच्च सदन है, वहाँ एक से बढ़कर एक न्यारी बहस हुआ करती और महत्वपूर्ण कानून बनाने में उस सदन का अपना एक रोल रहता है। और अभी जो भी सीट खाली हो रही हैं, एक समय था जब ये सरकार आई थी 10 वर्ष पहले, तो राज्यसभा में हम बहुमत में हुआ करते थे, तो कई कानून जो है मनमाने तरीके से नहीं पास करा पाते थे। लेकिन उसके बाद जो मंजर हम सब ने देखा है, उससे साफ है कि इस सदन में भी हम ठीक ठाक संख्या में हों, ये जरूरी है। बिहार जैसे सूबे में जहाँ 2 सीट खाली हो रही है, वहाँ का चुनाव हो तो और होना ही चाहिए, तो हम वहाँ कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, हम अपनी सीट रिटेन करें। ठीक है, आप यहाँ पर कह रहे हैं, और क्योंकि अंकों का गणित समझना भी बहुत ज्यादा ऐसे में आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने वालों में बीजेपी के पीयूष गोयल, विप्लव देव, माधवराव सिंधिया, इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद तासा, विवेक ठाकुर, उदयन राजे, और कांग्रेस से इधर केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और आपके यहाँ से मीसा भारती हैं, और विपक्ष के तीनों उम्मीदवार बिहार, राजस्थान और हरियाणा से हैं। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के लिए उपचुनाव जीतना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब जो वस्तु स्थिति है वो तो आपके सामने, आखिर हमारे पक्ष में होंगे तभी दोबारा हमारे मेंबर चुन के जा सकेंगे। और कुछ राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है, राजस्थान में जा चुकी है,
तो थोड़ा मुश्किल है। बिहार में मेरा ख्याल है कि वो सीट हम निकाल देंगे। चलिए ठीक है, मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर ये स्वीकार भी कर रहे हैं, वरना कई बार तो होता है कि लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं उस चीज को। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी के लिए बड़ी राहत भरी खबर ये है कि राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत में बढ़ोतरी होने वाली है, और जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां फिलहाल एनडीए की सरकारें हैं। तो आपके माथे पर न पसीना दिखेगा, न चिंता की लकीरें आपके माथे पर हैं। लोकसभा में सीटें घटी हैं तो कुछ भरपाई राज्यसभा से कर लेंगे आप लोग? देखिए, बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमारा आधे से ज्यादा बहुमत होना जरूरी होता है, और इसके अतिरिक्त और मतलब अगर ये पूर्ण बहुमत है हमारे पास में, तो हम अपने काम जो हमारी योजनाएं हैं जो देश के हित में हमने बना रहे हैं, तो उनको पूरा करने में कोई कठिनाई परेशानी नहीं होती है। और स्वाभाविक बात है, हम आधे से ज्यादा बहुमत लेकर के लोकसभा में भी बैठे हुए हैं और राज्यसभा में भी लगभग हम जो है पूर्ण बहुमत में हैं। तो इस तरीके से ये मतलब इस चुनाव के बाद में हो जाने वाले, तो इस तरीके से स्वाभाविक बात है कि हम अपने काम को अनवरत रूप से चला पाएंगे और किसी प्रकार की मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष का जो दबाव, अननेसेसरी जो मैं सदन को छोड़ करके भागना, वॉकआउट करना, इन सब चीजों से हमें निजात रहेगी। उस पर अच्छी चर्चाएं हों, विपक्ष अच्छी चर्चा करे। देखिए, कोई भी बिल आता है तो उस बिल पर यदि विपक्ष समय पर अच्छे सुझाव दे तो जाहिर सी बात है कि वो विषय जो है वो ध्यान में आने के बाद में उस पर सुधार किया जा सकता है। अब केवल भाग जाने से, विपक्ष भाग गया, मैदान क्या नाम है, वॉकआउट कर गया, तो फिर मुश्किल होता। फिर वो एक तरफा जितना अपने ध्यान में है उसी के आधार पर बिल जो है वो पारित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, वो मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सदन को मजबूर करे, सदन को छोड़ करके भागे, अननेसेसरी जो है उत्पात मचाए। अच्छे सुझाव दे, किसी भी विषय पर पढ़ें और पढ़ने के बाद में उस पर अच्छे सुझाव दें। अपने क्षेत्र की जनता में मतलब आपका मानना ये है कि ये ना पढ़ते हैं ना अच्छे सुझाव देते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अभी तो हमने पीछे तो ये देखा कि जो है ना विरोध तो कर रहे, मगर ये मालूम नहीं कि विरोध किस चीज का। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी जवाब दे दीजिए। आप लोग विरोध तो करते हैं, लेकिन विरोध किस चीज का करते हैं आपको यही नहीं पता होता। वो कह रहे हैं कि कभी भी आपने बिल पर कभी कोई अच्छे सुझाव नहीं दिए, सिर्फ आपको वॉकआउट करना आता है, और ऐसे में तो हमारे लिए अब ये अच्छी बात है। देखिए, हमेशा ये पूछा जाता था जब जो भी बिल आता था, कभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता था तो वित्त मंत्री आके जवाब देते थे, कभी विदेश मंत्री जवाब आके देते थे। तो देश की राजनीति में ये पहली बार इन 9 सालों में हुआ जब प्रधानमंत्री ने स्वयं कभी जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी आके जब अपना भाषण देना चाहते थे अपने समय में, वो देते थे, लेकिन किसी विषय पर अगर उनको जवाब देना हो तो वो जब विपक्ष उनसे सवाल पूछता था वो जवाब नहीं देते थे, क्योंकि अहंकार और घमंड था उनको इस बात का कि उनके पास बहुमत है, उनको अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये अहंकार घमंड अब समाप्त हो चुका। अब तो मजबूरी है, आपको चर्चा भी कराना है, बात भी सुनना है, विपक्षी दलों की बात भी सुनना है, और आपके सहयोगी दल जो अभी तक आपके विपक्षी थे कुछ दिन पहले तक, वो अब आपके सहयोगी हैं, उनकी बात तो पहले सुनना है। क्योंकि अब टीडीपी के वहाँ जो मुस्लिम आरक्षण की आप बात करते थे वो आपको लागू करना, हज के लिए 1 लाख रुपए आपने स्वीकृत करें, अब आपको आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस बोल देती कि हज के लिए स्वीकृत करना है, आप मुस्लिम है मुस्लिम पार्टी कर देते। अब आज क्या करेंगे? आज ताली बजा रहे हैं मोदी जी, गले लगा रहे हैं। ये होता है, ये सत्ता जब हासिल करना होती है तो सारे सिद्धांत ताक में रख दिए जाते हैं, अपना चेहरा मुखौटा बदल लिया जाता है और अपने आप को ये दिखाया जाता है कि हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज खुद बदले हुए हैं बीजेपी के हर नेता, तो क्यों बदले हुए हैं? आज के पहले कभी ऐसी बात नहीं होती। आज के पहले क्या बोला जाता था, हमने तो रख दिया है बिल, आपको सुनना हो समझना हो ठीक है, नहीं तो आप बाहर जाइए, हम कर लेंगे। ये बातें होती थी। आज वो देश में नहीं हो पाएंगी। ये देश की उपलब्धि है, ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसीलिए आज ये देश
में लोकतंत्र कायम है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो बीजेपी ने तानाशाही 9 साल की थी, उसको ध्वस्त कर दिया है। आज राज्यसभा में आप सीटें बढ़ भी जाएंगी, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लोकसभा में हर मुद्दे पर चर्चा होगी और हर मुद्दे पर चर्चा उसके सहयोगी दल कराएंगे। वरना अगर सहयोगी दल नहीं होते, आज पूर्ण बहुमत मिल जाता, तो मोदी जी का आप रंग ढंग देखते तो आपको लगता है कि अब देश में उनके सिवा कोई नहीं है, वो तो भगवान राम जैसे पूजा खुद की कराने लगते। वो बोल ही दिया तो उन्होंने कि मैं तो अवतार हूँ, मैं तो सीधा आया हूँ। ये बातें चुनाव के पहले बहुत कुछ सुना इस देश में, बहुत कुछ भुगता है, उसी का नतीजा, उसी का जवाब अयोध्या से लेके यूपी से लेके हर जगह मिला है। जो बार बार उसकी चर्चा हुई है वो ऐसे नहीं मिला है, लोगों ने सोच समझ के दिया है। तो कांग्रेस को भी एक वापस मौका दिया है कि आप वापस आइए और आगे बढ़िए। ठीक है, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि वापस से मौका दिया है और आप आगे बढ़िए और अच्छे कार्य करिए, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि आप बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाते रहे हैं और विशेष तौर पर क्योंकि अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें, हम हिमाचल की ही अगर बात करते हैं, जो कुछ महीने पहले ही हुआ था, तो हिमाचल राज्यसभा चुनाव में आपने कहा कि बीजेपी ने धन बल का प्रयोग किया था और सरकार गिराने की कोशिश की थी। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों में से बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के बाद 8 सीटें जीती थी और सपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि अब क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं और ये केवल 10 सीटों पर है, पर क्या आपको लगता है कि यहां पर भी कोई खेला हो सकता है? देखिए, निश्चित बीजेपी धन बल का उपयोग भरपूर चुनाव में करती है, हर चुनाव में देखा गया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, सरकार गिराना है, विधायक खरीदना है, सब कुछ देश ने देखा है। यहाँ भी वो करेंगे, लेकिन अब मजबूरी आ गई है सामने। अब लोकसभा में आपका एक भी मेंबर अभी हाल फिलहाल बढ़ नहीं सकता और दोनों सहयोगी दल आगे भी बढ़ने नहीं देंगे, ये बिल्कुल तय है। तो अब इनकी एक सीमा बंध गई है, उस सीमा से आगे नहीं जा सकते, उस सीमा को तोड़ नहीं सकते। जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, वो बेहतर समझते हैं, उनके चाणक्य भी बेहतर समझते हैं। इसलिए सारे सुर एक साथ सातों ताल बदल गए हैं। बिल्कुल अब एनडीए बोला जाने लगा है, पहले तो बात होती थी कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। एनडीए की तो बात करते ही नहीं थे, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी की गारंटी, अब सब कुछ भूल गए। अब एनडीए की सरकार बोलने लग गए। अच्छी बात है, अच्छा सबक जनता ने सिखाया, देश यही चाहता था और कांग्रेस भी यही चाहती थी कि देश को अपना मान के चलें, सिर्फ देश को तानाशाही के डंडे पर चलाने की कोशिश ना करें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कायम रखें, लोकतंत्र को कायम रखेंगे तो देश और मजबूत होगा। वो सबक जनता ने बीजेपी को सिखा दिया। जी ठीक है, जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, शांत प्रकाश जी से मैं जवाब लूंगी, वापस से आऊंगी शांत प्रकाश जी मैं आपके पास, लेकिन जयंत जी, बिहार में दोनों ही राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होते हैं, तो फिर बीजेपी और आरजेडी के हिस्से में एक एक सीट आ सकती है, लेकिन अलग अलग समय में वोटिंग होती है, तो फिर एनडीए का पलड़ा भारी रह सकता है। आरजेडी के लिए अपनी राज्यसभा सीट को बचाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। अलग अलग समय में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है और हम लोग समझते हैं कि चुनाव आयोग की पहली ही इतनी किरकिरी हो चुकी है कि इस तरह की बातों से वो बचना चाहेगा। और हरियाणा में भी जो स्थिति है, आप जान रही हैं कि जो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी है वो भी सरकार में तो है नहीं, और उसका भी किस तरह से ह्यूमिलिएशन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कन्वेनियंस के हिसाब से अपने साथी के साथ सुलूक करती है। और हमारे इतने सांसद लोकसभा में भी हैं, हमारे ब्लॉक के 9 सांसद जीत कर गए हैं और राज्यसभा में भी ठीक संख्या में हम लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के हितों की अनदेखी करना इस सरकार के लिए आसान नहीं होगा और हमारे नेता तेजस्वी जी ने बार बार इस बात को दोहराया है। और एक समय नीतीश जी भी इस मांग को लेकर सहमत थे कि जो आरक्षण की सीमा हमने 75% बढ़ाई बिहार में जाति आधारित गणना कराकर, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए ताकि किसी अदालती अड़चन से उसको 2-4 नहीं होना पड़े और पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर जातिवार जनगणना कंडक्ट कराया जाना चाहिए ताकि इस लोक कल्याणकारी राज्य में हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए आंकड़े की रोशनी में नीति निर्माण हो सके। और बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, विशेष पैकेज देकर वहां के क्षेत्रीय संतुलन को बांटने की मांग जो है, उसको लेकर भी संसद निश्चित तौर पर बहुत ही सार्थक बहस देख सकेगा और देशवासी
निश्चित तौर पर एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका जो हमसे उम्मीद वो कर रहे हैं उसको हम लोग ठीक है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हालांकि अभी आपने यहाँ पर बात की, हम वैसे राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर क्योंकि नीतीश बार बार इस बात को दोहराते हुए आए हैं और देखिए जब वो गठबंधन के साथ यहाँ पर एनडीए लड़ रहा था, उसके बाद जब जीते हैं तब भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वो बात दोहराई, फिर से वो याद दिलाई, लेकिन इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है वो भी समझना चाहेंगे हम। नहीं, हम लोगों का स्टैंड तो हमेशा से साफ रहा। जिस समय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तब भी यह मांग हम लोग करते थे और गांधी मैदान में अटल जी आए थे कार्यक्रम में, आंचल फैलाकर उन्होंने बिहार के हक को सुनिश्चित करने की गुहार लगाई थी। अटल जी सहमत ही थे, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद जी से इलेक्टोरली निबट नहीं पा रहे थे, तो उनके बरख उन्होंने बिहार से कई सारे मंत्री बनाए थे। जॉर्ज साहब थे, रामविलास जी थे, नीतीश जी थे, शरद जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे, संजय पासवान जी थे, सीपी ठाकुर साहब थे, अनेक लोग, नवाज हुसैन जी थे। और एयरपोर्ट छोड़ने गए अटल जी को नीतीश जी, और जिस बात को लेकर गांधी मैदान में उन्होंने आश्वासन दिया, एयरपोर्ट जाते जाते उनकी भाषा बदल गई और नीतीश जी ने उनसे यही कहा कि अगर आप दे देंगे विशेष राज्य का दर्जा तो ये सारा श्रेय राबड़ी जी को चला जाएगा, फिर हम लोगों की राजनीति का क्या होगा। कोई नीतीश जी भी कोई अपने समय बहुत ही इसको लेकर मैं कहूँगा संकीर्ण सोच के साथ काम करे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो हम लोगों की सरकार की ओर से, यूपीए की ओर से कोई अनदेखी बिहार के हितों की नहीं, वरना तो लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में मैक्सिमम टाइम अटल जी की सरकार रही और उन्होंने कभी वहाँ के लिए कोई गंभीरता से काम उनको उनके ही सहयोग नहीं करने देते, बावजूद इसके कि वो बिहार जाते थे। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं और रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, यूपीए 1 में लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय पूरा भारत सरकार का जो बजट होता था उसका मुहाना बिहार की तरफ खुला हो रहता था और बिहार की तमाम सड़कें उसी पीरियड में बनी। श्रेय भले नीतीश जी ले गए, लेकिन श्रेय की राजनीति अपनी जगह, लेकिन बिहार का हित हमेशा सर्वोपरि हो, यही हम आशा करते हैं। चलिए ठीक है, आप श्रेय की बात कर रहे हैं कि श्रेय ले गए, तो श्रेय तो तब माना जाएगा ना जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि इस बात को स्वीकार कर पाना और इस बात को धरातल पर कर पाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज बिहार डिमांड कर रहा है, बाकी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो वो डिमांड करने लगेंगे, तो ये भी आने वाले समय में देखना होगा। मानक है और उस मानक को निश्चित तौर पर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बिहार तो आप जान रही हैं कि सुखाड़ और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और नीतीश जी आज इस स्थिति में हैं या चंद्रबाबू नायडू इस स्थिति में हैं कि वो अपनी बातों को असर्टिवली कह सकें, वरना तो एनडीए एग्जिस्ट ही नहीं करता था 10 वर्षों से और ये अच्छी बात नहीं थी। हमें कोई मजबूत तथाकथित मजबूत सरकार नहीं चाहिए, वह इस देश के हक में है भी नहीं। एक जवाबदेह सरकार चाहिए, जिम्मेदार सरकार चाहिए और जिनकी प्राथमिकता में गांधी का अंतिम आदमी हो, उसका अंत्योदय हो सके, इसीलिए तो देश चिंता करता है और वेलफेयर स्टेट का यही रोल है। संदीपन जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में राज्यसभा के 10 सदस्य निचली सदन पहुंच चुके हैं और उच्च सदन में खाली हुई 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है, पर देश की राजनीति में रुचि लेने वाले दर्शक इन 10 सीटों के गणित को आसान भाषा में किस तरीके से समझ सकते हैं? संदीपन जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। संदीपन जी से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा में दलों की संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली आपकी पार्टी कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के
संख्या बल के हिसाब से तो ये तीनों सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर फैसला होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे सांसद या अन्य दल के नेता अंतरात्मा की आवाज से भी वोट देते हैं, तो कई बार उलटफेर हो जाता है। पूरी कोशिश रहेगी कि 3 सीट बचाने की कोशिश की जाए, वैसे रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इन सब सारी बातों के बाद भी भाजपा अगर 3 सीट ज्यादा भी ले जाती है और प्लस भी हो जाती है, तो उनको कोई इसका विशेष लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है, उसके बाद वहां से अगर कोई बिल पारित होकर राज्यसभा आएगा तो बिना सबकी सहमति के संभव नहीं, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। तो उनके लिए भी बहुत खुशी मनाने की बात नहीं है। संख्या पे जरूर अंतर हो सकता है, लेकिन अब बिल तो वही आएगा जो देश के सारे नेताओं को स्वीकार होगा, चर्चा होगी, उससे पक्ष विपक्ष के वोट होंगे और उससे सारे सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार जी। जब इनके सुझाव लेने के साथ आप सारा प्रक्रिया करके आएंगे तो उससे तो देश को इनकार ही नहीं है। पहले ये कुछ नहीं होता था। जो आप स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, बिहार के 9 साल हो गए मोदी जी की सरकार। मतलब आपका यहाँ पर ये कहना है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर सहयोगी ही तैयार नहीं होंगे, पहले तो सहयोगियों को ही मनाना पड़ेगा। निश्चित तौर से कम 100% ही सभी चीज ऐसी होगी, क्योंकि मोदी जी का जो स्वभाव रहा है, जो देश चलाने का तरीका रहा है, वो अकेला चलो का उनका नारा रहा है। वो अपने आसपास बिठाना भी किसी को पसंद नहीं करते थे। कई सभाओं में, कई भाषणों में देखा गया ना किसी को आगे आना देना चाहते हैं, अपने से हाथ पकड़ के पीछे कर दो। लेकिन अब मजबूरी है कि दोनों को हाथ पकड़ के साथ में रखना है, उनसे सब कुछ पूछना है, ठीक है, उनको समझना है। शांत प्रकाश जाटव जी वो कह रहे हैं कि ये तो मजबूरी है और गठबंधन के सहयोगी जरूरी हैं, लेकिन जो तमाम बिल आएंगे उस पर जरूरी नहीं है कि जो गठबंधन के साथी हैं वो एकदम मोहर लगा दें और हाँ ही कहें। देखिए, जिन लोगों के साथ में जो हमारे एनडीए के जो घटक हैं, साथी हैं, ये आज से हमारे साथी नहीं है। हर एक पिछले 95 से लगातार अनवरत हमारे साथी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उनको पता नहीं है, ये इंडिया अलायंस की तरीके से जुगाड़ बनाने वाला जुगाड़ू गठबंधन नहीं है। ये पीछे से लगातार चला आ रहा है और जितने भी बिल पारित हुए हैं वो सारे बिल जो है वो एनडीए के सभी सदस्यों ने मिलकर के पारित किए हैं। उसमें किसी एनडीए के सदस्य उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी आने वाले जो अब शुरू जो होगा सदन सत्र जो शुरू होगा वो सभी साथी उसमें मौजूद रहेंगे। तो ये जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। हम सारे जितने बिल आए हैं वो हमारे सब साथियों ने मिलकर के, माननीय जो सदस्य संसद सदस्य हैं उन्होंने मिलकर पारित किए। बेचैनी और परेशानी जो है ये कांग्रेस और इनके साथी जो विपक्षी हैं उनको रही। तो ये यूपीए नाम से जाने जाते थे, अब इन्होंने कुछ इंडिया अलायंस बना लिया है, उससे जाने जाएंगे। तो बेसिकली जो है नाम परिवर्तन कर देना अलग विषय है। मैं समझता हूँ विचार की परिवर्तन करें, सदन में बैठने का साहस जुटाएं, बिलों को समझें, बिलों पर अध्ययन करें, उस पर अच्छी चर्चाएं करें, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं, ऐसे मशवरे दें ताकि जो है देश की जनता देखे कि आप लोग उपद्रवी नहीं, उग्रता मचाने वाले नहीं, सदन को खराब करने वाले, समय खराब करने वाले नहीं, बल्कि देश के हर बिल में, हर काम में अपना पूरा योगदान देने वाले जो है विपक्षी समूह हैं। और अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश सीखेगा, दुनिया सीखेगी। ठीक है, जो बातें आपने यहाँ पर कही हैं, राकेश सिंह यादव जी से मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार संदीपन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि संदीपन जी, लोकसभा चुनाव 2024 में राज्यसभा के 10 सदस्य निचली सदन पहुंच चुके हैं और उच्च सदन में खाली हुई 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से उपचुनाव का ऐलान हो गया है, पर देश की राजनीति में रुचि लेने वाले दर्शक इन 10 सीटों के गणित को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि 10 सीटें खाली हुई है, उसमें से एक राजस्थान की सीट जो केसी वेणुगोपाल की थी और जो कांग्रेस के पास थी, जिसमें 2 साल का टेन्योर बाकी है,
मुझे नहीं लगता उसे बीजेपी को जीतने में कोई मुसीबत आएगी, क्योंकि उसका कारण साफ है कि केसी वेणुगोपाल जब जीते थे तो कांग्रेस का बहुमत था राजस्थान में, उसके बाद में बहुमत आ गया बीजेपी का, तो केसी वेणुगोपाल की सीट मुझे मोर और लेस गारंटीड लग रही है बीजेपी के लिए। तो इस तरीके से 7+8 सीट तो बीजेपी की मुझे गारंटीड लग रही है। जो खेल हो सकता है वो 1 या 2 जगह हो सकता है, एक तो हो सकता है हरियाणा में, लेकिन उसके चांसेस भी मुझे कम इसलिए लगते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इंडिपेंडेंस और खुद की संख्या मिला के करीब 43 है, और जो जेजेपी के जो एमएलए हैं उनमें से करीब 5 या 6 इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी पार्टी टूटेगी और वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो वो क्योंकि अब आपको मालूम है राज्यसभा में वोटिंग जो है अंतरात्मा की आवाज से होती है, और अंतरात्मा में ना तो आजकल आत्मा होती है ना ईमान होता है। तो जिस दिशा में भी हवा बह रही होगी मुझे लगता है कि जेजेपी के सदस्य भी उसी दिशा में वोटिंग करेंगे। तो मोर और लेस मुझे लगता है कि हरियाणा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन अगर वोटिंग होती है तो इसका मतलब ये होगा कि राजनीतिक दिशा और उसकी जो हवा किस डायरेक्शन में बह रही है उसका अंदाजा लग जाएगा। तो अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग के कारण हार जाती है तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा में पूरी तरह हार रही है। अब बच गया महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं खुला खेल, फर्रुखाबादी वैसा वाला खेल है। वहां पे अभी अलायंसेस बन रही है, बिगड़ रही है, लॉयल्टीज शिफ्ट हो रही है, और शरद पवार ने कल परसों जैसे कहा कि वो महाराष्ट्र की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो शिंदे गुट के लोग किस तरफ जाएंगे, पवार गुट वापस अंकल पवार के पास लौट के आएगा या भतीजे के पास रहेगा, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कुछ चौंकाने वाले नतीजे की गुंजाइश है। बाकी आरजेडी की जो एक सीट है बिहार में, वो मुझे लगता है आरजेडी जीती जाएगी। तो कमोबेश एक सीट का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित लगता है, और 1-2 सीटों पर खेल हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं 1-2 सीटों पर खेल हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को क्या राज्यसभा में बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि एनडीए गठबंधन को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और जैसे कि आप भी कह रहे हैं, क्योंकि देश के जिन 6 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, उन राज्यों के विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखें तो एनडीए का सियासी पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इसे नुकसान की दृष्टि से इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि नंबर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और खासकर जैसे मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया जहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये जो राजस्थान की राज्यसभा की सीट है, इसका टेन्योर सिर्फ 2 साल का बाकी है, और इसके बाद से फिर से री-इलेक्शन होगा। तो जो राजस्थान में जो सत्ता पलटती रहती है तो हो सकता है अगली बार चुनाव हो तो जो बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर कांग्रेस के पास आ जाए। तो मैं बड़े नुकसान के नजरिए से नहीं देखता, ये सिर्फ नंबर्स का गेम है, और नंबर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बशर्ते कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई बड़ा खेल ना हो जाए, जिसकी गुंजाइश मुझे हरियाणा में कम लगती है और महाराष्ट्र में ज्यादा लगती है। तो राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखते, मेरा तो ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट गंवा देती है खेल के कारण महाराष्ट्र हरियाणा में, तो मैं इसे इंडिया की बड़ी जीत समझूंगा। ठीक है, महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर खेला होगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ तो राकेश सिंह यादव जी आप ही को होगा। निश्चित है। देखिए, ये चुनाव जो लड़ा गया लोकसभा में, वो एक ही विरोध में लड़ा गया कि देश में एक ही बात थी कि किसी भी सूरत में जो मोदी जी की तानाशाही है उसको समाप्त करना है। और आज भी जो अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे, मैं भी वो बोला था कि वो वोट जब गिरता है तो वो आने वाले भविष्य को देख के आता है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में और महाराष्ट्र में खेला हो सकता है, उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। और जो बातें अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि संसद में चर्चा होगी, संसद में अच्छे सुझाव दीजिए, जरा इनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू तो किसी को दिया नहीं था, सुझाव किससे लेते, कहाँ देने जाते, कौन सी जगह सुझाव की उनकी पेटी लगी हुई थी। ये तो सांसद ही ढूंढते रहते थे बीजेपी के, उनसे तक तो वो मिलते नहीं थे। लेकिन अब तो वहाँ का जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखेगी। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू उनको पकड़ कर लाएंगे और संसद में बिठाएंगे, और उनको सुनना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपकी बातों पर बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, और जवाब भी अवश्य देंगे। शांत प्रकाश जी। मैं तो यही जवाब दूंगा कि राहुल जी को पकड़ के बिठाना वही नदारद रहते हैं हर एक, चूंकि मुझे लग रहा है वो नेता प्रतिपक्ष भी बनने वाले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का समय भी बहुत अच्छी अवधि का रहता है बोलने के लिए, और अमूमन बोलना पड़ता है। तो कहीं वो ना भागे, वो अक्सर जो है
जिस वक्त में सदन चलता है वो विदेश यात्राओं पे निकल जाते हैं या फिर पार्लियामेंट से नदारद रहते हैं। वो नियमित रूप से रहेंगे तो जाहिर की बात है कि उनके सांसदों को भी बल मिलेगा। वो जो नए सांसद जीत करके आए हैं उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है सर, जगहों को तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना। आप लोग भी एक्सप्लोर करते हैं, क्या दिक्कत है? लोग देश के भ्रमण पर निकलते हैं, जो विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं उनको विदेश भ्रमण पर भी जाना चाहिए। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है सर? जितना जानेंगे देश को, विदेश की संस्कृति को तो अच्छा ही है, वो उनके अनुभव में जुड़ेंगी ना, कार्य करेंगी वो। देखिए, संसद सत्र के दौरान तो वहाँ रहना चाहिए ना, उसके आगे पीछे चाहे कितना घूमे, किससे मना करा। ठीक है, आपत्ति इस बात को लेकर है, राकेश सिंह यादव जी, इनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि संसद सत्र के दौरान वो विदेश न जाएं, कहीं और न जाएं, लेकिन बाकी पूरे साल में कभी भी घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई आपत्ति नहीं है। पिछले 9 साल में संसद में आजादी थी कहाँ? और तो तानाशाही थी, और तो चाणक्य बैठते थे, और तब तो वो कुछ बोलते थे, शांति प्रकाश जाटव जी, तब वो कुछ बोलते थे तो कहते थे कि मेरा तो माइक ही बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी का तो आप लोग माइक बंद कर देते थे, वो तो अक्सर इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। सब कुछ तानाशाही की है, लेकिन अब बड़े बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन तो अब समाप्त हो गए हैं। बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, संसद जैसे चालू होगी, प्रधानमंत्री जी को हर बात का जवाब देना पड़ेगा और माइक भी बंद नहीं होगा। बात पॉजिटिव रहे, अच्छे दिन ही बोले, क्योंकि अच्छे ही दिन है, इस देश की भी अच्छे दिन है, सबके अच्छे दिन है, आपके भी अच्छे दिन है, तो ऐसे बुरे दिन की बात न बोले। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के तो अच्छे दिन आ गए हैं। नारा भले ही आपने दिया अच्छे दिनों का, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ ठीक है, अच्छे दिन आने भी चाहिए। विपक्ष है क्या, मतलब हम ये थोड़ी चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष भी ना बन पाए। 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए तो सदन में बेचैनी तो थी, देख ही रहे थे। और जिस तरीके से हर एक डिबेट से भाग रहे थे वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कहीं किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सुझाव नहीं। इनके साथ ही जो इनके साथ बैठे हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ बैठे हुए मंत्री बने हुए, क्योंकि वहां देख रहे थे कि कहीं कोई भविष्य नहीं दिख रहा था उनको। तो ऐसा नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो उनके साथ में बैठे हुए सांसद जीत करके बैठे हुए थे वो भी परेशान थे, आखिर किस चीज के लिए उनका साथ और सहयोग दें। अल्टीमेटली वो आए ना इस तरफ। तो देखो, नौजवान जो हमारे जो माननीय जो सदस्य बन करके आए, उनके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य है, वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। राहुल जी बहुत बड़े परिवार से हैं, उनका कई पीढ़ियां जो है प्रधानमंत्री रही हैं, मगर तमाम ऐसे सांसद भी जो है कांग्रेस से और अन्य दलों से भी जीत करके आए हैं, जो पहली मर्तबा जीत करके आए हैं, उनके सामने भी एक खूबसूरत भविष्य है। तो मैं समझता हूँ कि जो सदन में बैठ करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे काम कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो वॉकआउट करने वाली जो फिलॉसफी है आपकी, उसमें उनका भविष्य भी जो है बेचारों का परेशानी में है। चलिए ठीक है, ये तो यहाँ पर आपके सुझाव हो गए जो आप कांग्रेस को यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि विपक्ष सुझाव देता है सत्ता पक्ष को, लेकिन आप पहले ही सुझाव देने लगे हैं यहाँ पर। और जिस बात की जिक्र यहाँ पर कर रहे थे संदीपन जी, उसको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी शांति प्रकाश जाटव जी, क्योंकि त्रिपुरा से बिप्लब देब और मध्य प्रदेश से सिंधिया के चुने जाने के चलते राज्यसभा की सीट खाली हुई है और दोनों ही राज्यों में बीजेपी के विधायकों की संख्या विपक्षी दलों से काफी अधिक है, जिसके चलते यहां भी दोनों राज्यसभा सीटें बीजेपी को मिलनी तय मानी जा रही हैं। लेकिन सर, महाराष्ट्र में आप अगर एक राज्यसभा सीट एनसीपी के लिए छोड़ते हैं तो फिर एक सीट पर ही आपको जीत मिलेगी। इस तरह बीजेपी कोटे से एक सीट कम हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने तो राज्यसभा के लिए दावेदारी भी कर दी है। देखिए, जितनी भी राज्यसभा सीटें हैं उस पर जो भी निर्णय है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो लेगी, किस प्रकार चुनाव लड़ना है। और ठीक है, उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा कर दिया, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, उस पर भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा कि किस तरीके से क्या योजना रहनी है, क्या रणनीति रहनी है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से मैंडेट है हमारे पास में, तो हम अधिकांश सीटें जो है वो जीतेंगे। तो इसमें कौन कैसे रहेगा, किस तरीके से ये सब चीजें होने वाली है, इस पर मेरे बोलने का कोई मैं नहीं समझता कि कोई
वो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करे। ठीक है। संदीपन शर्मा जी, क्योंकि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर पार्टी के कई शीर्ष नेता एक मत नहीं थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल खुद को राज्यसभा का दावेदार मान रहे थे। बारामती सीट से सुनेत्रा ने सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसमें वो हार गई थी। जिन सीटों पर अब राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, उसमें महाराष्ट्र की स्थिति का आकलन आप किस तरीके से करना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में लॉयल्टीज काफी तेजी से शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम इस बार लोकसभा में आया उसको देखकर ये लगता है कि शरद पवार जो अंकल जो हैं, उनकी पार्टी जो है वो मेन पार्टी उभर के सामने आई है, एनसीपी, और जो भतीजे की पार्टी है वो हाशिए पे चली गई। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने खुद ही बताया कि बारामती से उनकी वाइफ खुद हार गई। इसी तरीके से जो मुंबई की जो सीट्स हैं वो शिवसेना ने जिस तरीके से जीती है, तो उससे ये भी पता लग गया कि मुंबई का किंग कौन, तो उद्धव ठाकरे। तो इस कारण जो जमीन पर जो चेंजेस हुए हैं, लॉयल्टीज काफी तेजी से शिफ्ट हो रही हैं, और विधानसभा चुनाव आते आते आप खुद देखिएगा कि कौन किस पार्टी से कहाँ भगदड़ करके जाता है, कुछ कहना संभव नहीं है। तो इस शिफ्टिंग लॉयल्टीज के कारण किसको राज्यसभा में वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होगी, कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में शरद पवार अपना पूरा जोर लगा देंगे ये दिखाने के लिए कि महाराष्ट्र की चाबी उनके हाथ में और ताकत उनके हाथ में। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि राज्यसभा की डिबेट वैसे एक तरीके से बेमानी इसलिए है कि एक तरीके से ग्लोरीफाइड रिटायरमेंट होम हो गया, या उन नेताओं की जगह हो गई जो चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे बहुत सारे नेता ने, उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेन बात यह है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के शायद स्पोक्स पर्सन है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह हो गया कि राहुल गांधी ये नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी वो नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका जिक्र नहीं करते। राहुल गांधी को टॉन्ट किया कि अमेठी छोड़ के भाग गए, डरो मत लड़ो, वहां से उनके जो कार्यकर्ता वो जीत गए। तो राहुल गांधी को कम आंकना भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती है, और ये एक तरीके से उनका अहंकार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने 240-45 विपक्ष के सदस्य खड़े रहेंगे। उनको संसद में जिस तरीके की ऑटोक्रेसी चला करती थी वो चलानी मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है राहुल गांधी एक जिम्मेवार नेता के रूप में उभरे हैं, और इस बार भारत उनको एक उनका नया रूप देखेगा लोकसभा में, मुझे पूरी आशा और विश्वास है। ठीक है, राहुल का नया रूप देखने को मिल सकता है। शांत प्रकाश जाटव जी, संदीपन शर्मा भी कह रहे हैं कि आपने उनको बहुत हल्के में ले लिया था, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए लगातार किया जाता रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, इस बार तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो यही कहा कि राहुल जी जो पुराना जो इनका व्यक्तित्व था उसमें परिवर्तन करें, और यदि वो हो गया है जिस तरीके से 99 सीटें उनके पास में आ गई हैं, और मानते हैं कि भाई उसमें सीटें आने की वजह से उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं, तो जवाबदेही भी बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। वो लोग जो पहले कुछ बोल नहीं पाते थे कि क्यों वॉकआउट किया, अब तो कुछ लोग बोल पाएंगे, 100 लोग उनके सामने खड़े होंगे कि भाई वॉकआउट कर क्यों रहे। तो ऐसा नहीं है, वो भी दबाव में है। वो आखिर किस तरीके से एक ही नाम लेना, किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही विरोध करना है, और उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे कारण है, वो भी पूछेंगे जो इनके साथ में जो सांसद हैं कि क्यों हम पे एक ही कंपनी को टारगेट करते हैं, 2 कंपनियों को ही टारगेट करते हैं, वो लोग तो हमारे क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये नहीं है कि केवल वो उनको खुद भी तो अपने साथियों के दबाव झेलना पड़ेगा। तो ठीक बात है, जब ये चारों तरफ से दबाव पड़ता है तो मैच्योरिटी आती है, और संदीपन जी ने जिस तरीके से कहा कि अब उनमें मैच्योरिटी आ गई है, चलो 10 साल संघर्ष करने के बाद में मैच्योरिटी तो उनमें पहले से थी, ऐसा नहीं है, बस आपने नहीं माना, वो अलग बात है। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।